हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज का हमारा लेक्चर रहेगा सॉल्यूशन से रिलेटेड। 20 मिनट सॉल्यूशन की सीरीज हम करेंगे। तो सॉल्यूशन जब भी हम पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी बुक में सबसे पहला टॉपिक आता है हमारे पास, वो आता है कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स का क्या मतलब है? नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन, ऐसी ऐसी बहुत सारी कंसंट्रेशन टर्म है। तो आज मैं आपको 5 मिनट में फॉर्मूले याद करवा देता हूँ। कोई भी फॉर्मूला हो, टोटल 12 फॉर्मूले हैं। कोई भी फॉर्मूला हो, ऊपर हमेशा सोल्यूट आएगा, नीचे हमेशा सॉल्यूशन आएगा। कोई भी फॉर्मूला हो, मोलैरिटी ऊपर सोल्यूट, नीचे सॉल्यूशन, कोई सा भी फॉर्मूला है। तो ये नॉर्मेलिटी है, तो नॉर्मेलिटी में हमेशा आएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन तो लीटर में होती है, तो इन लीटर। सेम यहाँ पर मोलैरिटी है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, और नीचे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम तो हमेशा लीटर में ही होती है। बस ये एक फॉर्मूला है मोलैलिटी, स्मॉल एम, इसमें ऊपर तो सोल्यूट ही आएगा, और ये भी मोल से ही चल रहा है, तो मोल ऑफ सोल्यूट तो आएगा ही आएगा। बट नीचे सॉल्यूशन नहीं आएगा, नीचे आएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट इन, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो दिस इज द मोलैलिटी। मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं। मोल फ्रैक्शन तो सबसे आसान है, मोल ऑफ सोल्यूट, मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन में मोल ऑफ सॉल्यूशन, मोल ऑफ सॉल्यूशन। मास फ्रैक्शन भी बहुत आसान है, मास ऑफ सोल्यूट, अगर मोल है तो मोल ऑफ सोल्यूट, मास है तो मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन। देख रहे हैं आप? तो दीज आर द फॉर्मूला जो कि आपको याद करने हैं। मैंने शॉर्टकट बता दिया है, ऊपर हमेशा सोल्यूट आएगा, नीचे हमेशा सॉल्यूशन आएगा। अगर मोल है तो मोल ऑफ सोल्यूट होंगे, अगर नॉर्मेलिटी है तो मतलब ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट होंगे। ऐसे करके हमने इसको निकाल लेना है। ठीक है, और फॉर्मूले चेक करते हैं, और क्या क्या फॉर्मूले हैं। एक फॉर्मूला है जिसका नाम है परसेंटेज बाय मास। अब ये भी बहुत है, ऊपर हमेशा सोल्यूट आएगा, नीचे हमेशा सॉल्यूशन आएगा। परसेंटेज है यहाँ पे, इनटू में 100 होगा। मास है तो मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। ऐसी परसेंटेज बाय वॉल्यूम, ऊपर कौन आएगा? सोल्यूट आएगा, नीचे कौन आएगा? सॉल्यूशन आएगा। वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। सेम परसेंटेज बाय मास वॉल्यूम, ऊपर कौन आएगा? सोल्यूट, नीचे कौन आएगा? सॉल्यूशन। अब ये है मास वॉल्यूम, तो ऊपर मतलब मास ऑफ सोल्यूट और नीचे मतलब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, परसेंटेज है इनटू में 100। बिल्कुल सिंपल। ऐसे ही एक फॉर्मूला है पीपीएम, जिसको हम बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन। उसका फॉर्मूला क्या है? ऊपर सोल्यूट, देखिए शब्द में यही है, ऊपर सोल्यूट नीचे सोल्यूशन। अब पार्ट्स पर मिलियन, मास ऑफ सोल्यूट आ जाएगा, मास ऑफ सोल्यूशन आ जाएगा। अब ये मिलियन है तो मिलियन को हम क्या लिखेंगे? 10⁻⁶। ठीक है। सो दीज आर द फॉर्मूले जो कि आपको मेमोराइज करने हैं। अब जब आप इनको मेमोराइज कर लेते हैं तो उसके नेक्स्ट हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे अगर हम बढ़े, मेमोराइज करने के बाद, तो हमारे पास नेक्स्ट क्या चीज आती है? नेक्स्ट आती है हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज, वो है, ये था मोलैरिटी। बड़ा एम हमेशा मोलैरिटी होता है, छोटा एम हमेशा मोलैलिटी होता है, और एन कितना होता है? नॉर्मेलिटी। ठीक है। तो इन तीनों में से, इन तीनों में से कौन टेम्परेचर पर इफेक्ट डालेगा और कौन नहीं डालेगा? तो सीधी सी बात है, जिसके फॉर्मूले में, जिसके फॉर्मूले में वॉल्यूम आ रही है, टेम्परेचर चेंज करने पे वॉल्यूम चेंज हो जाएगी। तो मोलैरिटी के फॉर्मूले में वॉल्यूम आ रही है, नॉर्मेलिटी में वॉल्यूम आ रही है, बट मोलैलिटी ऐसी है, उसके फॉर्मूले में क्या आता है नीचे? वेट ऑफ सॉल्वेंट। इसका मतलब मोलैलिटी इज नॉट अफेक्टेड बाय, नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। मोलैलिटी इज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। तो ये चीज आपको अब याद करके रख लेनी है कि कौन टेम्परेचर पर इफेक्ट डालता है और कौन टेम्परेचर पर इफेक्ट नहीं डालता। एम एंड एन इफेक्टेड विद टेम्परेचर,
affected with temperature, but small m is not affected with temperature. One thing is clear. अच्छा, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास और आता है, वो आता है 1 मोलर, 1 नॉर्मल एंड 1 मोलल। इन तीनों में से हाईली कंसंट्रेट कौन है? हाईली कंसंट्रेट कौन है? तो सीधी सी बात है, सबसे ज्यादा कंसंट्रेट किसको माना जाएगा? तो सिंपल सी थिंग, 1 मोलर इज हाईली कंसंट्रेटेड। क्यों सर? अगर आप मोलैरिटी का फॉर्मूला जानते हैं तो वहां पे लिखा है मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो 1 मोलर जो होगा वो हमेशा क्या होगा? हाईली कंसंट्रेट होगा एज कंपेयर टू नॉर्मल और मोलर से। ठीक है, तो 1m इज मोर कंसंट्रेटेड as compared to 1 मोलल। ठीक है, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। ये सब चीजें करने के बाद अगर मुझे क्वेश्चंस आ रहे हैं न्यूमेरिकल्स और उन क्वेश्चंस में लिखा है 25% HCl, तो इस क्वेश्चन का क्या मतलब है? 25% HCl का मतलब क्या है? तो 25 ग्राम HCl डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इसका ये मतलब है, ध्यान रखिएगा। 25% मैंने लिखा, 40% NaOH, इसका क्या मतलब है? सेम 40 ग्राम NaOH डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये चीज मतलब अगर क्लियर है तो आप क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हो। मान लो कोई क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में लिखा हुआ है 35 मोलर या फिर 35m लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब समझेंगे आप? इसका मतलब आप समझेंगे 35, इसका मतलब आप समझेंगे 35 मोल ऑफ, जैसे मान लो NaOH है, ठीक है, तो 35 मोल ऑफ NaOH डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, ये इसका मतलब होता है। मान लीजिए क्वेश्चन में लिखा है 35 स्मॉल m को हम क्या बोलते हैं? मोलल ऑफ NaCl, ये लिखा हुआ है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 35 मोल ऑफ NaCl डिजोल्व इन 1 kg ऑफ वाटर। ध्यान रखना आप ध्यान से, यहाँ सोल्यूशन नहीं आएगा क्योंकि ये मोलल है, और मोलल में हमेशा कौन आता है? नीचे सॉल्वेंट आता है। तो 35 मोल ऑफ NaCl डिजोल्व इन 1 kg ऑफ वाटर H2। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ठीक है, तो 35 मोल ऑफ NaCl, अगर मोल लिखा हुआ है ना तो इसका मतलब 1 kg ऑफ वाटर आएगा, क्योंकि मोलैलिटी में फॉर्मूला होता है मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन में 1 kg ऑफ वाटर। 1 kg ऑफ वाटर, सिंपल थिंग। तो इन चीज, अगर ये सारी चीजें आपको क्लियर हैं तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ये टॉपिक है। ये क्या होता है? सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, मतलब हम लिक्विड के अंदर सॉलिड डिसॉल्व कर रहे हैं। ये लिक्विड है हमारे पास और हम इसको सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं। लाइक एन एग्जांपल, शुगर इन वाटर। ठीक है, तो आपने इस पे इफेक्ट बताने हैं, कौन कौन से इफेक्ट लगेंगे। तो सबसे पहला इफेक्ट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। आप जनरली सोच के बताओ, अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो मेरी सॉल्युबिलिटी क्या होने वाली है? तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ, गर्म पानी हो जाएगा, पानी गर्म हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी क्या होगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि गर्म पानी में चीनी जल्दी घुलती है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी? बढ़ेगी। बट कुछ सॉल्यूशन ऐसे होते हैं, कुछ सोल्यूट ऐसे होते हैं जिसमें आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, सॉल्युबिलिटी कम होती है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी हो सकता है। दोनों दोनों कंडीशन हो सकता है। और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें आप टेम्परेचर बढ़ाते हो बट सोल्युबिलिटी पे फर्क ही नहीं पड़ रहा, नो चेंज। ठीक है, तो हमारे पास 3 तरह के ग्राफ बनेंगे।
ग्राफ को समझते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के 3 तरह के ग्राफ बनेंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेम्परेचर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सॉल्युबिलिटी। तो मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, सॉल्युबिलिटी भी बढ़ रही है, फर्स्ट ग्राफ। सेकेंड ग्राफ, मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, सॉल्युबिलिटी अब क्या हो रही है, कम हो रही है। देखिए आप, मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। थर्ड ग्राफ, मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ बट सॉल्युबिलिटी उतनी की उतनी है, नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है इसके ऊपर, सॉल्युबिलिटी वैसे की वैसे ही है। ठीक है, तो सिंपल थिंग, आपको तीनों चीजें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में यहाँ पे क्लियर करके रखनी है। और सेकेंड फैक्टर जिस पे हमारी सॉल्युबिलिटी डिपेंड कर सकती है वो क्या है, वो है हमारे पास, सेकेंड फैक्टर क्या है हमारे पास, 1 मिनट। और सेकेंड फैक्टर हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर तो हो गया। सेकेंड फैक्टर हमारे पास है नेचर ऑफ सल्यूट। नेचर ऑफ सल्यूट मतलब जो आप घोल रहे हैं वो क्या चीज है, उसकी कंसंट्रेशन क्या है। जो आप सल्यूट मतलब सॉलिड, आप ये भी लिख सकते हैं नेचर ऑफ सॉलिड। तो जो आप नेचर ऑफ सॉलिड घोल रहे हैं उसकी कंसंट्रेशन क्या है, इस बात पे भी हमारी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिपेंड। अगर ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी तो अच्छे से वो क्या होगा, सॉल्युबल होगा। ठीक है, तो हमारे पास दो फैक्टर हो गए, एक इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, दूसरा नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो ये दो फैक्टर अगर हमें ध्यान है तो हम सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड बता सकते हैं। और इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है, उसको बोलते हैं लाइक डिजोल्व लाइक, लाइक डिजोल्व लाइक। देखिए लाइक डिजोल्व लाइक का क्या मतलब है, जो सॉलिड है ना वो सॉलिड में ही क्या होगा, डिजोल्व होगा। सॉलिड नहीं, पोलर जो है वो पोलर में ही डिजोल्व होगा। अब सर पोलर क्या होता है, देखिए पोलर का मतलब होता है जिसके पोल्स बन जाए, जैसे NaCl और H2O। अब H2O तो पोल बन जाएंगे, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। NaCl के भी पोल बन जाएंगे, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो दोनों पोलर है, दोनों पोलर है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, सॉलिड में क्या हो जाएंगे, डिजोल्व हो जाएंगे। बिकॉज दोनों क्या है हमारे पास, पोलर है, ये भी पोलर है और ये भी पोलर है। इसको बोलते हैं लाइक डिजोल्व लाइक। तो इसीलिए NaCl जो है वो वाटर में क्या हो जाता है, डिजोल्व हो जाता है। बट NaCl बेंजीन में डिजोल्व नहीं होता। क्यों सर, बेंजीन में क्यों नहीं डिजोल्व होता, बिकॉज बेंजीन इज नॉन पोलर। बेंजीन क्या है हमारे पास, नॉन पोलर है। अब आपको बस ये पता होना चाहिए कौन पोलर है और कौन नॉन पोलर है, कौन पोलर है कौन नॉन पोलर है। तो पोलर कौन है, H2O। पोलर कौन है, एल्कोहल, क्योंकि यहाँ भी नेगेटिव यहाँ भी पॉजिटिव, H2O तो टूटता ही है नेगेटिव पॉजिटिव में। नॉन पोलर कौन है, C6H6 बेंजीन, CCl4, CHCl3 ईथर, इसको क्लोरोफॉर्म, इसको कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये बेंजीन और ये ईथर। ईथर का फॉर्मूला क्या है, ROR डैश। तो दीज आर द नॉन पोलर। अब आपको ध्यान में रखना है, जो पोलर होगा, एल्कोहल जो होगा वो वाटर में घुल जाएगा, बट एल्कोहल बेंजीन में नहीं घुलेगा, क्योंकि बेंजीन क्या है, नॉन पोलर है, और एल्कोहल क्या है, पोलर है। तो पोलर कैसे नॉन पोलर में घुल सकता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं लाइक डिजोल्व लाइक, लाइक डिजोल्व लाइक। और एक दूसरी चीज है सोल्यूबिलिटी के लिए, वो क्या है, हमेशा ध्यान रखिएगा, जब आप सॉल्वेंट के अंदर, जैसे ये सॉल्वेंट है हमारा, सॉल्वेंट के अंदर हम सोल्यूट डालते हैं, तो जैसे सोल्यूट सॉल्वेंट में डलता है तो सॉल्वेंट और सोल्यूट दोनों मिलके आपस में क्या बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, और जब ये बॉन्ड बनता है तो कुछ एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है। इस एनर्जी को हम बोलते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी। क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो इसका मतलब, अगर ये जो एनर्जी निकल रही है और वो ये हाइड्रेशन एंथैल्पी जो निकल रही है, इसको मैं डेल्टा H से रिप्रेजेंट करूंगा। अभी ये जो वाटर सॉल्वेंट है, जैसे मान लो वाटर है, तो वाटर में भी बॉन्ड है, वाटर के अंदर भी बॉन्ड पहले से ही ऑटोमेटिकली नेचुरली पहले से ही है। तो इसको तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी लगती है उसको बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी। दिस इज कॉल्ड लैटिस एंथैल्पी। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप सोल्यूट को सॉल्वेंट में घोलना चाहते हैं तो उसके लिए फर्स्ट
नेसेसरली कंडीशन है कि आपकी जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है ना वो लैटिस एंथैल्पी से ज्यादा होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो ये सोल्यूट जो है सॉलिड में घुल जाएगा, अदरवाइज नहीं घुलेगा। तो एक कंडीशन लाइक डिजोल्व लाइक की है, पोलर है तो पोलर में घुलेगा, और एक कंडीशन है हाइड्रेशन एंथैल्पी लैटिस से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती हैं तब सोल्यूट हमारा सॉल्वेंट में, आइदर यू से दैट सॉलिड हमारा लिक्विड में क्या हो सकता है, डिजोल्व हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। ठीक है। मान लो आपको एक क्वेश्चन आया, अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आया सिंपल सा क्वेश्चन, व्हाई। क्वेश्चन तो सिंपल ही होते हैं बट हम इससे सॉल्व नहीं होते क्योंकि पढ़े नहीं होते। तो वाई NaOH डिजोल्व इन एल्कोहल, ये क्वेश्चन आया, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक, तो आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे? फर्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे NaOH कौन है, पोलर है, एल्कोहल कौन है, पोलर है। तो लाइक डिजोल्व लाइक हो गया, तो अगर लाइक डिजोल्व लाइक हो गया तो मतलब घुल जाएगा, हो जाएगा। सेकेंड थिंग, NaOH को, ये रहा एल्कोहल, एल्कोहल जैसे ही NaOH को एल्कोहल में डिसॉल्व किया तो इनके बीच में बॉन्ड बने, बॉन्ड बने तो इनमें से क्या निकली, एनर्जी निकली। अब कौन सी एनर्जी निकली इनमें से, बॉन्ड बनने से एनर्जी निकली, कौन सी निकली, तो बॉन्ड बनने से एनर्जी निकली, उस एनर्जी को क्या बोलेंगे, बताइए बताइए, हाइड्रेशन एंथैल्पी। ठीक है ना। और ये हाइड्रेशन एंथैल्पी इतनी ज्यादा थी, इतनी ज्यादा थी कि इसने अल्कोहल के जो बॉन्ड पहले से ही बने हुए हैं उसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए थी उसको लैटिस एंथैल्पी बोलते थे, ये इससे भी ज्यादा हो गई। तो मतलब उसने अल्कोहल के बॉन्ड तोड़ दिए, और जब अल्कोहल के बॉन्ड टूट गए तो NaOH क्या हो गया, अल्कोहल में क्या हो गया, डिसोल्व हो गया। तो ये आपने सेकंड पॉइंट में लिखना है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज, एक क्वेश्चन पक्का आता है कि ये चीज इसमें घुल गई, ये नहीं घुली, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। तो ये दो पॉइंट आपने इसमें रीजन के लिखने हैं, सिंपल। सो हियर इज समथिंग अबाउट द solubility ऑफ अ सॉलिड, solubility ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है, इस टॉपिक का नाम है solubility ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड, solubility ऑफ गैस इन अ लिक्विड। अब ये क्या होता है इसको समझते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है solubility ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड। अब इसका मतलब क्या है, अब हम लिक्विड के अंदर गैस को डिसॉल्व कर रहे हैं, गैस को डिसॉल्व कर रहे हैं, तब क्या होने वाला है, तब वही सेम आपको इफेक्ट बताना है, इफेक्ट बताना है। तो सबसे पहला इफेक्ट क्या होगा, नेचर ऑफ गैस, वही वाली बात होगी कि भाई साहब आप गैस कौन सी ले रहे हैं। अगर आप CO ले रहे हैं और अगर आप NO2 ले रहे हैं, ये अलग अलग गैसेज हैं, तो इनका रेट भी क्या होगा, लिक्विड रेट ऑफ सॉल्युबिलिटी भी इनकी क्या होगी, अलग अलग होगी। कुछ गैसेज ऐसी हैं जो पानी में घुल जाएंगे फटाफट से, बट कुछ गैसेज ऐसी हैं जो पानी में नहीं घुलेंगी। तो मीन्स पानी में जो सॉल्युबिलिटी है गैस की, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस है इन लिक्विड, वो किस बात पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है कि आपने नेचर ऑफ गैस कौन सा लिया। सेकेंड थिंग, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, वही वाली बात आ गई यहाँ पर। अब पिछले वाली अगर आपने नोट पढ़ी है तो पीछे तो ये था कि अगर आप तीन केस थे, तीन अलग अलग ग्राफ थे, बट यहाँ तो फिक्स है, यहाँ लिक्विड आपने लिया है और आप गैस को क्या कह रहे हो, इसमें डिजोल्व हो जाए, और नीचे से आप टेम्परेचर दे रहे हो। भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये डेंजरस काम हो जाएगा कि आपने क्या करा है, दाल बनाने के लिए रखी है कुकर के अंदर और कुकर की सीटी के ऊपर भात रखा हुआ है आपने। भाई ये तो डेंजरस काम हो जाएगा, और ऊपर से नीचे से टेम्परेचर भी दे रहे हैं हम, और हम चाह रहे हैं हमारी गैस जो है पानी में घुल जाए, नहीं घुल सकती। तो यहाँ पर फिक्स है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे हमेशा गैस के केस में सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सॉल्युबिलिटी ऑलवेज डिक्रीजेस, टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी हमेशा कम होगी, फिक्स है यहाँ पर। उसमें फिक्स नहीं था, सॉलिड वाले में फिक्स नहीं था, बिकॉज सॉलिड में तीन अलग अलग केस थे। टेम्परेचर बढ़ाएंगे बढ़ भी सकती है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे कम भी हो सकती है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे नो इफेक्ट भी हो सकता है। और तीसरा इफेक्ट है वो है इफेक्ट ऑफ प्रेशर।
यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि गैस है ना, अब गैस में तो प्रेशर का यूज होगा। यहाँ सबसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या है भाई, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर मतलब गैस को आप लिक्विड में घोल रहे हैं, तो ऊपर से आपको प्रेशर देना पड़ेगा। अगर आप प्रेशर दोगे तो गैस घुलेगी, अदरवाइज नहीं घुलेगी। कोल्ड ड्रिंक की बोतल सबसे अच्छा एग्जांपल है। गैस को लिक्विड में घोल रहे हैं तो अपने आप आ जाती है गैस। जो गैस आप लिक्विड में घोल रहे हैं, जिसको हम CO2 बोलते हैं, पूरी दुनिया के साइंटिस्ट बोलते हैं भाई CO2 हमारी बॉडी के लिए खतरनाक है, बट कोल्ड ड्रिंक की बोतल में हम CO2 डाल के ही पीते हैं, तो अपने आप से थोड़ी आ जाएगी, प्रेशर देना पड़ेगा। तो प्रेशर कितना दें, सीधी सी बात है, जितना ज्यादा प्रेशर दोगे उतना गैस की सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रेशर कैसा होना चाहिए, तो प्रेशर हमारा होना चाहिए बहुत ज्यादा। तो मान लो ये हमारे पास लिक्विड है और ये हमारी गैस के पार्टिकल हैं, तो प्रेशर आपको कैसा देना है, बहुत ज्यादा देना है। जितना प्रेशर आप दोगे उतना सोल्युबिलिटी आपकी क्या होगी, बढ़ेगी। सर पिछले वाले में तो लिया नहीं, क्योंकि पिछले वाले टॉपिक था सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड, वहां प्रेशर से क्या संबंध है, वहां तो सॉलिड को घोल रहे हैं लिक्विड में, यहाँ हम गैस को घोल रहे हैं। तो यहाँ प्रेशर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी भी हमारी क्या होगी, बढ़े, सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। सिंपल थिंग, चले आगे। ठीक है, तो ये यहाँ से जो इफेक्ट ऑफ प्रेशर है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द गैस जो है, यहाँ से एक लॉ डेवलप होता है। उस लॉ को हम बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, हेनरी लॉ। अब हेनरी लॉ ने हमें क्या बोला है, ये हमारी रहा लिक्विड, ये रही हमारी गैस, और यहाँ हम क्या लगा रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं पिस्टन से। जितना ज्यादा आप प्रेशर लगाएंगे, जितना ज्यादा प्रेशर लगाएंगे, उतनी जल्दी से जो गैस है वो लिक्विड में क्या होती रहेगी, घुलती जाएगी। अपने आप थोड़ी घुलेगी, प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो जितना ज्यादा आप लगाएंगे उतने जल्दी से घुलेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब mg, व्हाट इज mg, मास ऑफ गैस, मास ऑफ गैस डिसॉल्व इन लिक्विड, डिसॉल्व इन लिक्विड, किस बात पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अप्लाइड ऑन द गैस, प्रेशर अप्लाइड ऑन द गैस। जितना ज्यादा प्रेशर उतना ज्यादा मास ऑफ गैस डिसॉल्व हो जाएगा। दिस इज नॉन एज हेनरी लॉ की फर्स्ट स्टेटमेंट। भाई दो स्टेटमेंट है, ये पहली है अभी, दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट सेकंड हेनरी लॉ की, वो ये है, वो कहता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस is directly proportional to partial pressure applied on the gas। ये भी एक ही बात है, चाहे आप बोल दो कि कितना गैस का मास डिसॉल्व हो रहा है लिक्विड के साथ, या चाहे आप बोल दो कि कितना उसने मोल फ्रैक्शन कितना है। एक्चुअल में मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल्स ऑफ गैस होते हैं। तो मोल्स ऑफ गैस का मतलब कितनी गैस लिक्विड के साथ डिसॉल्व हो रही है। तो चाहे आप मोल्स ऑफ गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस बोल दो, चाहे आप मास ऑफ गैस बोल दो, बात तो एक ही है। दोनों किस बात पे डिपेंड कर रहे हैं, प्रेशर पे डिपेंड कर रहे हैं। इसको हम बोलते हैं हेनरीज लॉ। तो हेनरी लॉ से हमारा क्या हुआ, mg डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑन द गैस। यहाँ से हम एक कांस्टेंट लेकर आते हैं, उसको बोलते हैं kh, और इस kh को हम बोलते हैं हेनरी कांस्टेंट। दिस इज नॉन एज हेनरी कांस्टेंट। अब ये जो kh है, इसकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। क्या क्या है वो, सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है, डिफरेंट डिफरेंट गैसेस के लिए, डिफरेंट डिफरेंट गैसेस के लिए kh भी क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। कुछ गैस का kh अलग है, कुछ गैस का kh अलग है। सेकंड पॉइंट क्या है, ये जो kh है, जिस गैस का kh ज्यादा है, ध्यान से सुनना, ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं। जिस गैस का kh ज्यादा है, इसका मतलब उसकी सोल्युबिलिटी क्या है, कम है। kh से हम सोल्युबिलिटी पता लगाते हैं। मान लेते हैं ये अलग अलग गैस है, यहाँ N2 है,
यहाँ पे O2 है, यहाँ पे Cl2 है। इन सब का KH अलग अलग है, इसका KH 5 है, इसका KH 6 है। एज्यूम कर रहे हैं अभी हम, होता नहीं है, एज्यूम कर रहे हैं 7 है। अब इनमें से कौन सी गैस फटाफट से सॉल्युबल हो जाएगी? जिसका KH क्या है, ज्यादा है, उसकी सॉल्युबिलिटी कम है। ज्यादा किसकी सॉल्युबिलिटी है? वो जिसका KH कम है, मतलब 5। मतलब जिसका KH ज्यादा है 7, इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी? लेस होगी। इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी? मोर होगी। क्यों? क्योंकि इसका KH क्या है? कम कम है। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए। सेकंड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और थर्ड पॉइंट भी सिंपल ही है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दें तो KH की वैल्यू भी बढ़ जाती है। और अभी सेकंड पॉइंट में आपने पढ़ा है, अगर KH की वैल्यू बढ़ जाती है तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और इस चीज को हम लिंक भी कर सकते हैं। किस चीज से लिंक कर सकते हैं? पुराने वाले पॉइंट से अपने, कि टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी क्या होती है? कम होती है। वही तो बात है यहाँ पर। टेम्परेचर बढ़ाएंगे, KH इन्होंने जोड़ दिया, KH बढ़ेगा, सॉल्युबिलिटी कम होगी। तो इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ KH। दिस इज नॉन एज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ KH। ठीक है जी। तो हेनरी लॉ हमें समझ में आ गया, KH की कैरेक्टरिस्टिक्स कब समझ में आ गई। अब हेनरी लॉस की एप्लीकेशन क्या है? व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ? तो बेसिकली इसकी 4 एप्लीकेशन है। फर्स्ट क्या है? इन मेकिंग ऑफ बेवरेजेस। इन मेकिंग ऑफ बेवरेजेस। बेवरेजेस का मतलब क्या होता है? पेय पदार्थ, कोल्ड ड्रिंक, ये सब। तो जितने भी बेवरेजेस बनाते हैं हम, तो उसमें हेनरी लॉ ही तो लगता है। कोल्ड ड्रिंक की बोतल बनानी है, सोडे की बोतल बनानी है, तो उस पर गैस लगाना पड़ेगा ना, प्रेशर से, तभी तो बनेगी। तो मेकिंग ऑफ बेवरेजेस में जितना ज्यादा प्रेशर लगाओगे उतना ज्यादा गैस लिक्विड में डिसॉल्व होगी। तो वहां पे भी हेनरी लॉ अप्लाई हो रहा है। और कहाँ हेनरी लॉ अप्लाई हो रहा है? इन हाई एल्टीट्यूड। इन हाई एल्टीट्यूड। अब ये क्या होता है हाई एल्टीट्यूड? जितनी ज्यादा आप ऊंचाई पर जाते हैं, ये भी आप ध्यान रखिए, हाइट बढ़ती है तो हमारा प्रेशर कम होता है, पता है सबको। हाइट बढ़ेगी, प्रेशर कम होगा। और अगर प्रेशर कम होगा तो मतलब एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन गैस है, उसका भी प्रेशर कम हो जाएगा। और हम ऑक्सीजन गैस को हम रेस्पिरेट कर रहे हैं, हमारा रेस्पिरेशन सिस्टम सारा ऑक्सीजन से ही लिंक है। तो अगर ऑक्सीजन गैस का प्रेशर कम है तो ऑक्सीजन आएगी नहीं। और अगर ऑक्सीजन नहीं आएगी तो हमें एक डिसीजेज हो जाएगी। उस डिसीजेज को हम क्या बोलते हैं? एनॉक्सिया। एनॉक्सिया का मतलब क्या होता है? हमारा जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन का कम हो जाना। अब आपको सारी कहानी पता है कि हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, फिर हार्ट में, फिर लंग्स में प्यूरिफिकेशन हो रही है, देन वो ब्लड से मिलती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। फिर वो जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है वो पूरी बॉडी में ट्रेवल करता है, हर एक सेल को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। बट हाइट पे प्रेशर लो हो गया, ऑक्सीजन है ही नहीं, ब्लड में मिली ही नहीं, तो बीमारी हो जाएगी एनॉक्सिया। एनॉक्सिया का मतलब क्या है? लेस मेंटल डेवलपमेंट। ज्यादा मेंटल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, कम मेंटल डेवलपमेंट होगा। ये भी एनॉक्सिया का ही रीजन होता है। तो आपने देखा हेनरी लो का लिंक बायो से कितना है। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है, हम पहाड़ों पर जा रहे हैं, तो पहाड़ों पर सब्जियों को पकाने में मोर टाइम लगता है। मोर टाइम कंज्यूम फॉर, किस चीज में? वेजिटेबल, किस किस चीज में? वेजिटेबल मेकिंग में। क्यों भाई? मैगी तो इंस्टेंट है, बन जानी चाहिए। नहीं, पहाड़ों पे, यहाँ अगर 2 मिनट में बन रही है मैगी, तो पहाड़ों पे 15 मिनट लग जाएंगे। वो क्यों लग जाएंगे? वो बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा बॉइलिंग पॉइंट का, वहां मैं ये डिस्कस करूंगा। अभी के लिए हेनरी लो मतलब हाई एल्टीट्यूड एरिया। थर्ड थिंग, और कहाँ पे यूज होता है? इन फंक्शन ऑफ लंग्स। इन फंक्शन ऑफ लंग्स। लंग्स के फंक्शन में भी यूज होता है। अब आपको पता है लंग्स में ऑक्सीजन जा रही है, प्यूरिफिकेशन का काम हमारे लंग्स ही करते हैं। CO2 को अलग करना, ऑक्सीजन को गेन करना, ये लंग्स का ही तो काम है। तो इन फंक्शन ऑफ लंग्स में भी जितना तेज प्रेशर से ऑक्सीजन जाएगी, उतनी जल्दी से वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेंगे। तो यहाँ पर भी हेनरी लो का यूज है। और एक जगह और हेनरी लो का यूज है,
उसको बोलते हैं इन स्क्यूबा डाइविंग, स्क्यूबा डाइविंग। तो अगर आप गोवा गए हैं घूमने के लिए तो वहां पे स्कूबा डाइविंग करने के लिए अंडमान में, लक्षद्वीप में, इंडिया में तो बहुत सारी जगह है घूमने के लिए। तो जब स्क्यूबा डाइविंग करते हैं तो हमारे पीछे सिलेंडर बांधते हैं, तो सिलेंडर में क्या होता है, एक तो ऑक्सीजन होती है क्योंकि हमें नीचे जाना है, डेप्थ में जाना है। हाइट में जाओ तब भी प्रेशर कम होता है, डेप्थ में जाओ तब भी प्रेशर कम होता है। तो जब हम जाएंगे तो ऑक्सीजन का प्रेशर कम हो जाएगा, हमें ऑक्सीजन लेने में दिक्कत होगी, तो हमने सिलेंडर में ऑक्सीजन डाल रखी है, मास्क से फिर हम ऑक्सीजन को गेन करेंगे। तो खाली ऑक्सीजन ही नहीं डाल रखी, नाइट्रोजन भी डली है प्लस थोड़ी सी हीलियम भी डली है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि हीलियम हम क्यों डालते हैं। देखिए हीलियम क्या करती है, मान लो आप स्कूबा डाइविंग करके वापस आ गए अर्थ पे, ये सारा वाटर था, यहाँ आपने स्कूबा डाइविंग कर ली, अब दोबारा आप अर्थ पे वापस लौटे, तो आप लो प्रेशर से हाई प्रेशर पर वापस आए हो। तो इससे क्या रहता है, स्ट्रोक्स लगने का खतरा रहता है हमारी नर्व्स पे, क्योंकि हम एकदम प्रेशर चेंज करते हैं। तो वो गैस जो हम सिलेंडर में बांध के लेके जा रहे हैं, तो उस गैस में हम हीलियम इसलिए डाल देते हैं, नाइट्रोजन इसलिए डाल देते हैं, ताकि ये जो स्ट्रोक्स लगाने का खतरा है ना, हमारी नर्व्स फटने का जो डर है, ये ना रहे। इसलिए हम खाली ऑक्सीजन ही नहीं डालते, हीलियम भी उसमें यूज करते हैं, नाइट्रोजन का कंटेंट भी स्कूबा डाइविंग सिलेंडर में डाला जाता है। सो दीज आर द 4 एप्लीकेशन ऑफ लंग्स लॉ, सॉरी हेनरी लॉ। ये 4 एप्लीकेशन किसकी होगी, हेनरी लॉ की होगी। लास्ट क्वेश्चन हमारा हेनरी लॉ से बचता है, व्हाट इज देयर लिमिटेशन। तो इसकी लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन यहाँ पर बोला है कि हेनरी लॉ जो लगना चाहिए ना, वो स्टैंडर्ड कंडीशन पे होना चाहिए। अब स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब क्या होता है, हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर, इस पे होना चाहिए। भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता, अगर आपने हेनरी लॉ लगाना है तो हेनरी लॉ तभी लगेगा ना जब प्रेशर हाई होगा, जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतने अच्छे से गैस डिजोल्व होगी लिक्विड में। तो यहाँ बोल रहे हैं कि लो प्रेशर पे लग जाना चाहिए। सो दिस इज द लिमिटेशन। ये जरूरी नहीं है कि स्टैंडर्ड कंडीशन पर ही हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर तो हैंड रूल लगेगा ही नहीं। बट ये कह रहे हैं नहीं, हैंड रूल लगेगा, स्टैंडर्ड कंडीशन पे लगेगा। दिस इज द लिमिटेशन। सेकेंड लिमिटेशन ये कह रहे हैं, मान लो लिक्विड के अंदर आपने गैस को डिजोल्व किया, ये कह रहे हैं गैस डिजोल्व हो जाए लिक्विड में क्योंकि हम प्रेशर लगा रहे हैं, बट विदाउट एनी एसोसिएशन, विदाउट एनी एसोसिएशन, वो ये कह रहे हैं। बट ऐसे थोड़ी होता है, विदाउट एनी एसोसिएशन कैसे हो जाएगा, गैस अगर लिक्विड में घुल रही है तो वो तो मिलेगी ना उससे, बॉन्ड बनाएगी, उससे कुछ केमिकल बॉन्ड बनेंगे। विदाउट एनी एसोसिएशन कैसे होगा, विदाउट एनी एसोसिएशन का मतलब है गैस आपने पानी में डाली या सोडे में डाली, आपने ढक्कन खोला, गैस उड़ गई, सारी थोड़ी उड़ जाती है। कोल्ड ड्रिंक में भी आप चेक करो, ढक्कन खोलने पे जस्ट इंस्टेंट सेकेंड का फीज आउट होता है, सारे थोड़ी हो जाते हैं। तो ये वाली बात भी गलत है कि विदाउट एनी एसोसिएशन होना चाहिए, ये भी गलत है। तो दीज टू आर द लिमिटेशन, ये लिमिटेशन में सुधार होना चाहिए, अदरवाइज हेनरी लॉ इज द परफेक्ट। और हेनरी लॉ ने हमें क्या बता दिया, इट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड। सो हमारे 4 टॉपिक लेक्चर में कवर हुए, नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे बढ़ेंगे। अभी यहीं फिनिश करते हैं, इन सब चीज़ों को आप रिवाइज करिए, फिर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।